ड्रामा की स्टार्टिंग एक ऑक्शन से होती है जहाँ पे एक लड़के की बिडिंग लगाई जा रही थी और होस्ट उसके साथ बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल की तरह ट्रीट कर रही थी, जिससे बेचारा काफ़ी हर्ट हो चुका था। सभी एक एक करके उसकी बिडिंग लगाने लगते हैं। वहीं पे एक लड़की रैन बैठ के उस लड़के को ध्यान से देखी जा रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड इस चीज़ को नोटिस करती है और बोलती है, कहीं तुम इस लड़के को बाय करने का तो नहीं सोच रही। फिर रैन कहती है कि फिर हम यहाँ आए क्यों हैं। फैंग बोलती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे पास लड़कों की कमी थोड़ी ना है जो इस जैसे क्रेजी बॉय को बाय करना चाहती हो। रैन बोलती है कि मैं अपने फादर से परेशान हो चुकी हूँ, वो मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, इसलिए ब्लाइंड डेट पे अजीबोगरीब लड़कों से मिलना पड़ता है, लेकिन अब और नहीं। इसलिए उठकर बोलती है कि मैं इस लड़के को बाय कर रही हूँ। फैंग परेशान हो जाती है, इसमें रैन के साथ मैं शामिल हूँ, अगर इसके फादर को पता चल गया तो हमारी खैरियत नहीं। ऊपर से रैन के अडॉप्टेड ब्रदर जियांग को पता चलेगा कि जो रैन को इतना पसंद करता है, तो पता नहीं वह क्या करेगा। रैन उस लड़की के पास जाती है तो होस्ट बोलती हैं, क्या आप यहीं पे इस लड़की के साथ एंजॉय करना चाहती हैं या फिर लोकेशन पर इसे भिजवा दिया जाए। रैन कहती है कि अब यह मेरा है और पहले मैं हिसाब बराबर कर लूँ जिस तरह से तुम लोग इसको मार रहे थे। यह सब देख के फैंग परेशान होकर ड्रिंक करने जाती है तो देखती है कि वो तो वाइन है, मतलब वीआईपी कस्टमर को वाइन सर्व किया जा रहा था। तब से रैन वाइन ही पी रही थी। होस्ट बोलती है कि यह हमारे मार्केट का रूल है, आपके बाय करने से पहले ये हमें बिलोंग करता था, हम जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकते थे। फिर रैन बोलती है, मैं फिर भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वो लड़की अपने आदमियों को बुला लेती है, लेकिन रैन एक एक करके उन सभी आदमियों को बुरी तरह से मारती है और उस लड़की से माफ़ी मांगने को बोलती है। वो लड़की डर के मारे माफ़ी मांगने लगती है। उस लड़के का हाथ बंधा हुआ था। रैन रस्सी काट के उस लड़के का हाथ अपनी तरफ बढ़ाकर घर चलने को बोलती है और लड़का तो इस तरह रैन को देख रहा था जैसे उसे खा जाएगा। होस्ट कहती है, मैं बताना चाहती हूँ कि इस लड़के की याददाश्त जा चुकी है, मेंटली अनस्टेबल है और इसका बिहेवियर बिल्कुल वुल्फ डॉग की तरह है, ये बोलता भी उन्हीं की तरह है। तुमने इस लड़के के लिए हमें ऑफेंड किया तो देखना अब यहाँ से बच के नहीं जाने वाली हो। फैंग रैन का बिजनेस काट देती है और बोलती है कि तुमने ब्लैकवीड हॉल के बारे में सुना तो होगा ना। उस लड़की को पता चलता है कि रैन माफिया फैमिली की डॉटर है तो बुरी तरह डर जाती है। उस लड़के के बारे में सब कुछ जानने के बाद रैन को वो लड़का और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है और वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें तो बहुत प्यारी है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, बस तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। वो एक पपी की तरह बिहेव करने लगता है जैसे मानो उस पर ट्रस्ट कर लिया हो। रैन उस लड़के कपड़े पहना देती है, उसको अपने साथ लेके चली जाती है। फैंग परेशान हो जाती है कि रैन बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मैंने उसे अकेले कैसे जान दिया। रैन उस लड़के को अपने घर लेके आती है। उसकी चोट देख के रैन को बहुत बुरा लगता है, वो उन लोगों ने उसे इस तरह से मारा। रैन तो वैसे नशे में थी, ये बोलने लगती है कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम्हारा चेहरा सीधे मेरे दिल में उतर चुका है। उसके लुक्स को देख के वह पूरी तरह मैस्मराइज हो चुकी थी और उसकी बॉडी छू के शर्माने लगती है। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारा जीन्स इतना अच्छा है इसलिए मेरे बच्चों के फादर तुम बनोगे। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें किस करना सिखाती हूँ। उसे किस करने लगती है तो लड़के को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए क्यूरोसिटी से वो भी किस करने लगता है। वह लड़का उसे बाइट कर रहा था, इसलिए रैन बहुत मुश्किल से खुद को अलग करती है। तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे बाइट किया, मतलब अभी भी एक एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग ऐसे बाहर आ रही है, अब तो मुझे चेक करना ही होगा। उसको वहाँ टच करती है, बाद में उसको घाव पे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। उसे पेन हो रहा होता है, वो उसे बहुत प्यार से फूंक मार के किस करती है। इन सभी से वो लड़का आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। रैन बोलती है कि आज से मैं तुम्हें शाओ कह के बुलाऊंगी, वैसे मेरा नाम जियांग रैन है, फ्यूचर में तुम मुझे अपने बच्चों की मदर बुला सकते हो। शाओ उसके क्लोज जानने की कोशिश करता है तो रैन कहती है कि मुझे पहले रियलाइज कैसे नहीं हुआ कि तुम तो एक नंबर के पावर्ड हो, तुम मुझे किस करना चाहते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरा नाम बोलना होगा। बाद में रैन उसका नाम बोलना सिखा रही होती है। शाओ उसकी तरफ पूरी तरह कोशिश करता है बोलने की, पर वो बोल नहीं पाता है, वो वुल्फ की तरह हाउल करता है। रैन बोलती है, छोड़ो तुम रहने दो, वैसे भी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एक अच्छी चाइनीज टीचर हूँ, पर अब तुम्हें सिखा के लग रहा है शायद मुझे कुछ नहीं आता है। शाओ से ध्यान से देखने में लगा था तो रैन कहती है, ठीक है मैं तुम्हें किस करना सिखाती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करोगे तुम मुझे बाइट नहीं करोगे, और उसे किस करती है। फिर शाओ भी उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। रैन बोलती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। शाओ फिर क्यूटली बिहेव करने लगता है, पर रैन सोफे पे जाके सोने को बोलती है, जिससे शाओ उदास हो जाता है। रैन सोचती है कि बेचारे की अभी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
शाहू अचानक से उसका नाम लेता है तो रैन सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार से किस करके बोलती है कि मेरा शाहू बहुत ही स्मार्ट है। रैन उसे और भी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है और उसे फ़ोन भी चलाना सिखाती है। बाद में रैन सो रही थी तो शाहू गेम खेलने में लगा हुआ था। अब शाहू को भूख लगी थी, रैन को उठाने की कोशिश करता है पर रैन गहरी नींद में सो रही थी। तो वो खुद उठ के जा रहा होता है, इतने में उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है और धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। दूसरी तरफ हम रैन के अडॉप्टिव ब्रदर जियांग युवान को देखते हैं। उसके सामने एक घायल आदमी माफ़ी मांग रहा था कि अब वह उसकी सिस्टर को चेस करने की कोशिश नहीं करेगा, पर युवान को किसी भी हालत में पसंद नहीं था कि कोई आदमी रैन के करीब आए, इसलिए वो उस आदमी को बुरी तरह मारता है। युवान रैन के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि सिस्टर ने अनऑफिशियल मार्केट से एक आदमी को बाय किया है, पर इस वक्त आपके सिस्टर के ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता है। ये जान के युवान को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर शाहू को सब कुछ याद आ गया था। उसे डाउट था कि उसके प्लेन क्रैश में किसी का हाथ है पक्का। अब उसे कैसे ये सच पता लगाना था। कुछ देर बाद वैन की नींद खुलती है, अलार्म बंद करके वापस सो जाती है, पर वो सोचती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग है। वैसे ही उसे शाहू का ख्याल आता है तो भाग कर आती है और देखती है शाहू डायरेक्ट टैप से पानी पी रहा था। फिर शाहू रैन के सामने म्यूट और मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक करता है। रैन बोलती है पानी ऐसे नहीं पीते हैं। उसका मुंह साफ करने लगती है। शाहू को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी ब्यूटी से मैस्मराइज हो चुका था। अब वो लोग शॉपिंग पे जाते हैं। शाहू को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है, कैसे रैन उसे बाय करके लाई थी अपने घर और दोनों के बीच क्या हुआ था। इसलिए वो मनी मन में सोचता है अब तुम मुझे बाय करके लाई हो, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। अब रैन हैमबर्गर बाय करके देती है, मुंह बना के खाने लगता है। मनी मन सोचता है इस बेकार से हैमबर्गर को डिलीशियस बता रही है। अब रैन जब उसे खाने को देती है तो शाहू बुरी तरीके से खाने लगता है। रैन उसे खा के बताती है ऐसे खाते हैं। शाहू तो जानबूझ के बुरी तरीके से खा रहा होता है। रैन उसका मुंह साफ करती है तो शाहू उससे देख ही जा रहा था। अब युवान अपने असिस्टेंट के साथ इस मॉल में आता है और कहता है कि तुमने तो कहा था सिस्टर यहाँ पे उस इडियट के साथ शॉपिंग पे आई हैं। तो असिस्टेंट रैन की तरफ इशारा कर रैन उससे जल्दी से कपड़े ट्राई करने को बोलती है। अब शाहू प्रॉपरली ड्रेसअप होकर बाहर आता है तो उसका ऑरा देख के रैन सोचती है कि आखिर तुम हो कौन। शाहू को लगता है शायद रैन उस पर डाउट हो रहा है, इसलिए बोलने लगता है कि उसको सूसू लगी है। जल्दीबाजी में वॉशरूम के लिए भाग जाता है। कुछ देर बाद वहां पे युवान आता है। शाहू चुपचाप जाने की कोशिश करता है पर युवान बार बार उसका रास्ता रोकने लगा था तो शाहू उसे मारकर जाने लगता है, पर युवान कहता है क्या बात है, याददाश्त जाने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। शाहू उसको अचानक से बाइट कर लेता है। युवान बोलता है तुम डॉग हो क्या। शाहू उसे मारने जाता है। युवान कहता है कि फाइनली अब तुम्हारा नाटक बंद हुआ। शाहू अचानक से फाइट बैक करता है। युवान उसकी फाइटिंग स्किल देख के समझ जाता है कि वह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पर रैन आ जाती है और शाहू शरीफ बन के वहां से चला जाता है। युवान सोचता है कि ये लड़का तो कितना चालू है। शाहू रैन के सामने नाटक करने लगता है कि उसे किसने मारा। युवान की तरफ इशारा करता है। रैन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाहू सोचता है कि लड़का सही में कितना चालू है, कैसे सिस्टर के सामने शरीफ बन के नाटक कर रहा है। बोलता है कि बस इस लड़के से मेरी टक्कर हो गई थी, उसकी उंगली मुड़ने लगा हुआ था। तभी रैन छोड़ने को बोलती है, कहती है कि मुझे फॉलो कर रहे हो तुम। तो कहता नहीं नहीं बस कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। रैन उसे डांटने लगती है, गैंग एक डिग्निफाइड लीडर की जरूरत है और तुम यहाँ पे घूम रहे हो, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। युवान बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। रैन शाहू की केयर करने लगती है तो ऊपर से शाहू अपनी उंगली दिखाने लगता है कि उसे दर्द हो रहा है। रैन युवान से कहती है अगर आगे से तुमने शाहू को परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना, शाहू मेरा है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। युवान बोलता है सिस्टर अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो। रैन कहती है डैड को पता आएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, वैसे भी वो मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। और कहती है कि मुझे फॉलो मत करना और डैड से कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हारी पिटाई करने में जरा से भी देर नहीं करूंगी। शाहू उसे गुस्से में घूरने लगता है। युवान है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी सिस्टर से इस लड़के को अलग करके रहेगा। अपने आदमियों से शाहू के बारे में पता लगाने को क्या बोलता है। अब कुछ लोग शाहू को देखकर अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हैं तो बॉस जल्दी से शाहू को पकड़ने के लिए बोलता है। अब उन आदमियों को देखकर रैन शाहू से बोलती है तुम डरना मत, मैं इन लोगों को संभालती हूँ। एक एक करके उन सभी आदमियों से फाइट करने लगती है। शाहू जानबूझकर उन लोगों को टीस करता है तो सारे शाहू को मारने के लिए पीछे भागते हैं। अकेले वहां से जाने को बोलता है और जानबूझ के खुद को हर्ट कर लेता है। रैन उसे ऐसी हालत में देख के डर जाती है। शाहू हॉस्पिटल में था, होश में आता है, पूछती है
कहीं दर्द नहीं हो रहा? तो शाहू अपने सर की तरफ इशारा करता है। रैन कहती है कि छोटी सी कट है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। शाहू से देखने लगा हुआ था। रैन कहती है कि सही है, कुछ याद नहीं है। रैन कहती है छोड़ो, डॉक्टर से मिलकर एक बार तुम्हारा सीटी स्कैन करवाना होगा। शाहू तो जानबूझ के उसको परेशान करने में लगा था। फिर रैन कहती है कुछ पता है एम्बेशिया के क्या कारण हो सकते हैं? फिर सोच में पड़ जाती है, भला शाहू को कैसे समझ आएगा। फिर बोलती है देखो, अगर तुम्हें कुछ याद आएगा तो जरूर बताना। वैसे ही शाहू को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। रैन कहती है कि तुम्हारा दिमाग 3 साल के बच्चे की तरह है, भला तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? बस तुम अपना सही से ध्यान रखो। शाहू उसे टीज करने की कोशिश करता है तो रैन भी उसे टीज करती है। शाहू गेम खेलने के लिए फ़ोन मांगता है तो रैन उसे अपना फ़ोन देकर उसके लिए खाना लेने चली जाती है और अपने आदमियों से सही से शाहू को गार्ड करने के लिए बोलती है। रैन जाते हुए युवान इधर शाहू जंग को कॉल करके फ़ोन की जीपीएस से सेंड करता है और आवाज़ सुनता है। युवान को ग्रीट करता है। युवान बोलता है क्या तुम अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे? फ़ोन चेक करने जाता है। शाहू से फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है कि तुम जितना नाटक कर रहे हो पागल होने का, वो ठीक नहीं है। दोनों फ़ोन के लिए लड़ते हैं। तब तक वहाँ पर रैन आ जाती है। युवान बोलता है मैं इसको परेशान नहीं कर रहा था, तुम मेरी सिस्टर हो, अब मैं आपका ब्रदर हूँ, भला आप कैसे बायस हो सकती है मेरे साथ? तो रैन शाहू को खाना खिलाती है। युवान से देखा नहीं जा रहा था, देखो साफ साफ पता चल रहा है कि नाटक कर रहा है। रैन कहती है कि तुम 3 साल के बच्चे के अगेंस्ट ऐसे कैसे बोल सकते? युवान बोलता है ये 3 साल का है, अब इसकी वजह से आज परेशानी में फंस चुकी थी। आखिरकार वह आदमी इस पे अटैक क्यों करने आए थे? प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सोचो। बोलती है कि चाहे आपको अब ये कोई भी होगा, अब सिर्फ मेरा है। तो रैन कहती है जो भी हो, मैं इसे अपने पास रखने वाली हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो, चलो वापस जाओ। युवान तो रैन को पसंद करता था, इसलिए बोलता है आप इस इडियट को बच्चों की तरह खिला सकती हो, आपको शॉपिंग करा सकती हो, मैं भी तो बच्चा हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप मुझे आसपास भी नहीं रहने देती हो। यह सुनकर शाहू को बहुत गुस्सा आ जाता है। रैन बोलती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो फिर भी ऐसे क्यूटली एक्ट कर रहे हो, देख लो तुम्हारा असिस्टेंट यहीं पे खड़ा है, तुम्हारी इमेज का क्या होगा? उसका असिस्टेंट बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा। तो युवान बोलता है सुन लिया आपने, उसने कुछ नहीं देखा। रैन दोनों को चुप करा के यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है। बाद में रैन अपनी बेस्ट फ्रेंड फैंग को कॉल करके, जो प्रोफेशनल लॉयर थी, बताती है कि कल कुछ आदमी शाहू पर अटैक करने आए थे और फिर उसको छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि शाहू कोई सिंपल पर्सन नहीं है। फैंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं शाहू के बारे में प्रॉपर पता लगाने की कोशिश करूंगी। फिर रैन भी सामने से बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है। बाद में रैन शाहू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लाती है। ये जल्दी से फैंग को कॉल पे बताती है कि उसके मार्केट में 2 डिपार्टमेंट, परचेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग हैं। जो आदमी शाहू को लेके आया था वो परचेसिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। शायद उसे पता लग गया था कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो भाग गया, लेकिन हम अभी भी उसको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। रैन शाहू को अकेले लेकर घर पर रुकने को बोलती है और शाहू डरने लगता है। रैन उसके साथ चलने को बोलती है। इधर वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। तब फैंग बोलती तुम ब्लैक वैंग गैंग से बच के भाग पाओगे। वो आदमी दूसरी तरफ भागता है। युवान पहुंच जाता है। फैंग कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युवान बोलता है कि मैं इस आदमी को 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। फैंग कहती है ठीक है, इस आदमी को मेरे हवाले कर दो। युवान बोलता है कि आप जैसी लड़की सूट नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ पे आपको यहाँ से जाना चाहिए। फैंग कहती है देखो तुम्हारी सिस्टर को इस आदमी की जरूरत है। युवान बोलता है ऐसी बात है तो मुझे इस आदमी को अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, और उसे बुरी तरह से मन लगता है, उसे लेके जा रहा होता है। वैसे ही रैन शाहू के साथ आती है। युवान बोलता है सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? फैंग बोलती है युवान से कहने लगती है कि आप हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं। रैन शाहू को कार में बैठकर इंतजार करने के लिए बोलती है और शाहू रैन को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के जाने लगती है। पर युवान बोलता है कि रुको, यह आदमी तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व है। रैन उसे घूरने लगती है तो युवान बोलता है कि यहाँ पे रुकेगा तो कम से कम यह आदमी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। रैन उसे आदमी से बोलती है तुम शाहू को उस मार्केट में सोल्ड किया था, अब सच बताओ कि शाहू तुम्हें कहाँ मिला था? फिर शाहू उस आदमी की तरफ गुस्से में घूर रहा होता है। अब वह उस आदमी को बताता है कि ये लड़का हमें जंगलों के बीचों बीच मिला था, हम वहाँ पे हंटिंग करने गए थे, अचानक से हमें देख के ही बुल्फ की तरह हाउल करने लगा था। युवान बोलता है तुम्हें इससे लगा कि ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, क्या पता ये नाटक कर रहा हो।
अब यह आदमी बोलता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा था, उस टाइम पे सही में बोल नहीं पा रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक बुल्फ की तरह थी। हमें इसलिए लगा शायद ये बुल्फ चाइल्ड है, इसलिए हमने इसे पकड़ के उस मार्केट में सेल कर दिया। रैन कहती है तुम इस तरह के लोगों को उस मार्केट में सेल करते हो? वह आदमी बताता है कि नॉर्मल लोगों को तो बड़े लोग और औरतें एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करती हैं, जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आदमी आपको बिलोंग करता है। आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। रैन शाओ को लॉलीपॉप देकर उसे कार में जाके बैठने के लिए बोलती है तो शाओ चला जाता है। रैन उस आदमी से बोलती है कि शायद तुम्हें जीने का हक नहीं है। युवान अपने आदमियों से उसे उसी मार्केट में उसके ऑर्गन बेचने के लिए बोलता है। शाओ तो दूर से सब कुछ देख रहा था। शाओ के पास अचानक से चैन की कॉल आती है। इधर यू रैन से बोल रहा था कि जितना आप इस इडियट की केयर करती हैं उतना तो आज तक आपने मेरी नहीं की। रैन बोलती है वह मार्केट इतना सिंपल नहीं है, पक्का वहाँ पे कुछ हो रहा है, पता नहीं कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई होगी, इसलिए तुम मार्केट के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उस मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। युवान बोलता है चिंता मत करो, मैं उस मिशन को पूरा कर दूंगा। फैंग कहती है जैसा उस आदमी ने बोला था, हमें जंगल में जाकर शाओ के बारे में पता लगाना चाहिए। रैन बोलती है हाँ, हम उसे पक्का कोई ना कोई सबूत वहाँ हाथ लग जाएगा। अब युवान कहता है कि आप अपने वेकेशन पे हैं तो आप काम पे क्यों जा रही हैं? रैन कहती है कि अब तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं शाओ को अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्या तुम फिर से उसको परेशान करना चाहते हो? रैन देखती है तो शाओ कार के अंदर नहीं है तो उसे आवाज़ देने लगती है। युवान बोलता है ऐसा लग रहा है कि वह भाग चुका है। फिर रैन कहती है कि तुम फिर से परेशान करने चले आए। शाओ ढूंढने के लिए चली जाती है, युवान को जोर जोर से बुलाने लगती है। इधर शाओ को देख के असिस्टेंट चैंग इमोशनल होकर उसे गले लगाने लगता है, पर शाओ बोलता है कि अभी टाइम वेस्ट मत करो। चैंग बोलता है आप ठीक तो है ना? शाओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग उसे फ़ोन देता है और बोलता है कि इसमें जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल है, इसका पासवर्ड आपका बर्थ डेट है, और बताता है कि बैठने से पहले प्लान कंट्रोल सिस्टम में किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की थी। पता चला है कि उस पर्सन का ब्लैक मैन गैंग से कनेक्शन है। इस वक्त आपका उस गैंग के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी आपके पेरेंट्स को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। शाओ कहता है कि ये इसके पीछे रैन नहीं हो सकती, वैसे इस गैंग में चल क्या रहा है? शैंग बताता है कि वह इस शहर का सबसे बड़ा गैंग है। पहले मिस्टर जियांग उस गैंग के लीडर थे, उनकी वाइफ जियांग रैन के जन्म के देते ही तुरंत चल बसी। उसके बाद मिस्टर जियांग ने कभी शादी नहीं की क्योंकि वह अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। शाओ बताता है कि फिर युवान कैसे आया? तो शैंग बताता है कि मिस्टर जियांग के बहुत दुश्मन है, अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें पता था कि रैन अकेली है, इसलिए उन्होंने जियांग और युवान को अडॉप्ट किया। युवान इस गैंग का इंचार्ज है। शाओ बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे प्लान क्रैश में युवान का हाथ हो सकता है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, गैंग में किसी न किसी का हाथ तो जरूर है। शाओ रैन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि रैन इसी साल 25 साल की हुई है, बेशक अभी एक माफिया फैमिली में पली बड़ी है तो हाई स्कूल की टीचर है। उसकी काफ़ी चेयरफुल पर्सनैलिटी और नेचर है। वो सोचने लग तभी रैन उसे ढूंढते हुए आ जाती है तो जल्दी से सबको यहाँ से जाने को बोलता है और ऐसे नाटक करता है जैसे वो सोसू करने आया था। रैन शर्मा आ जाती है। शाओ रैन को पास जाकर उसे गले लगा के माफ़ी मांगता है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चिंता हो रही थी। रैन कहती है क्या बात है, तुम तो बहुत सारी चीज़ें बोल पा रहे हो। शाओ मेरा बहुत स्मार्ट हो चुका है, वह जानबूझ के उसके गाल खींचने लगता है तो रैन उसे परेशान करने से मना करती है। जल्दी से युवान आता है तो शाओ रैन के पीछे छुप जाता है। युवान बोलता है कि तुम क्यों छुप रहे हो, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? रैन कहती है कि शाओ बस बाथरूम गया था। युवान बोलता है कि इसका मतलब है इसकी IQ 3 साल के बच्चे की तरह है और फिर भी इसे दिमाग है कि उस ऐसे टॉयलेट सबके सामने नहीं करते हैं। शाओ से बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर को आसानी से पागल बना रहे हो, लेकिन अच्छा इंसान मैं नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। रैन शाओ से बोलती है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो उसे यहाँ से लेके चली जाती है। युवान के असिस्टेंट से पूछता है कि इस बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट बोलता है कि अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, पर इस जगह पे कुछ टाइम पहले बहुत सारे आदमी मौजूद थे। युवान बोलता है कि वह सबको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं देखता हूँ कि उसका नाटक कब तक चलता है। वह मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे एक्सपोज करके रहूँगा। बाद में युवान रैन की शेविंग कर रही थी और वो कहती है मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से तुम खुद करना। शाओ उसे किस करने की कोशिश करता है, उसका नाम लेता है। रैन को याद आता है कि उसने कहा था कि अगर वो उसका नाम ले पाएगा तो वो उसे किस करेगी। हाँ, शाओ बार बार उसका नाम बोले जा रहा था पर उसे किस करने लगता है तो रैन उसे मना कर नहीं पाती है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं तो अचानक से रैन रुक जाती है, सोचती है कि
मैं जानवर नहीं बन सकती हूँ, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ। इस वक्त शाओ मेंटली अनस्टेबल है और उसके ऊपर से अमेनेशिया भी है। मैं शाओ को एडवांटेज नहीं उठा सकती हूँ। अकेले शाओ लेने को बोल के चली जाती है। शाओ सोचता है कि आज ये वाइल्ड कैट बिल्कुल एक रैबिट की तरह बिहेव कर रही थी। बाद में शाओ देखता है कि रैन गहरी नींद में सो रही है, तो आराम से बेडरूम के बाहर आके चैंग को कॉल करता है। बोलता है कि युवान को मुझ पर डाउट हो रहा है, जल्दी से मुझे उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। शाओ को युवान के अगेंस्ट कुछ ऐसा हाथ लगता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो वो शाओ को अपने इतने करीब देख के शर्माकर जाने लगती है, पर शाओ उसे अपने करीब खींचता है और सोने को बोलता है। रैन कहती है कि तुम भूल चुके हो कि आज हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, वहाँ पे हम बहुत सारा फन करेंगे और डिलीशियस खाना भी खाएंगे। शाओ फिर से अपने क्लोज लाकर उसे उसका नाम लेने लगता है और उसे किस करने का इशारा करता है, तो रैन उसे किस करती है पर बोलती है कि पहले मेरा नाम लेने पे ऐसा रिवॉर्ड तुम्हें किस मिलता था, पर अब नहीं। शाओ उदास होकर मुंह फेर लेता है तो रैन कहती है कि ठीक है, मैंने मना नहीं किया। शाओ फिर से उसका नाम लेकर बार बार उसे किस करने लगता है। बाद में फैंग लाइव स्ट्रीम पे युवान को बोल रही थी कि तुम्हारे साथ पिकनिक पे आने से अच्छा तो मैं अपने घर पे आराम कर रही होती। युवान फोन लेकर साइड रख देता है और बोलता है कि आप मेरी सिस्टर के साथ उस मार्केट में मेल मॉडल बाय करने के लिए गई थी, अगर मेरे डैड को बता दिया तो आपका क्या होगा। फैंग कहती है कि तुम जानते हो अपनी बहन को ना। युवान बोलता है कि आप उसमें उसका साथ दे रही थी। युवान देखता है कि रैन आ चुकी है, वो बहुत खुश हो जाता है। फैंग सोचती है जब रैन की शादी हो जाएगी तो ये लड़का क्या करेगा। युवान को देख के शाओ डरने का नाटक करने लगता है। युवान रैन से बोलता है कि आप टेस्ट करके बताओ मैंने कैसा बनाया है। रैन टेस्ट करके शाओ को बोलती है कि ट्राई करो, बहुत ही डिलीशियस है, पर शाओ एक बाइट लेते ही उसे थूक देता है। युवान तो शाओ को एक्सपोज करना चाहता था कि वो कोई पागल नहीं है, इसलिए वो चिकन स्टिक को जानबूझकर नीचे गिराकर उसे खाने को बोलता है। कहता है कि देख लो मेरी सिस्टर सामने खड़ी है, इसलिए तुम्हारी एक्टिंग काम नहीं आने वाली है, पर शाओ तो उल्टा उसे परेशान करने लगता है। युवान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। शाओ नाटक करने लगता है कि युवान उसे परेशान कर रहा है। युवान बोलता है कि मतलब तुम सही में बहुत चालू हो। रैन आती है, युवान से बोलने लगता है कि इसे आराम से खिला रहा था, इसने उल्टा सारा मेरे फेस पे लगा दिया। रैन शाओ की तरफ देखती है, शाओ मना करने लगता है। रैन उसे प्यार से खाने को बोलती है, पर शाओ उसे अपना फेस टर्न कर लेता है। ऊपर से फैंग लाइव स्ट्रीम में कह रही थी देखो एक बच्चे को कैसे कंफर्ट करते हैं। रैन शाओ से बोलती है कि तुम पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, चुपचाप खाओ। युवान रैन से कहता है कि ये इसने मेरा फेस गंदा कर दिया, आपने इसको कुछ नहीं कहा, तुम बड़े हो चुके हो। रैन बोलती है ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। सब देखकर शाओ को बहुत जलन होती है। युवान को बहुत हैप्पी था, रैन इसकी इतनी परवाह कर रही है और शाओ का फेस देखने लायक था। खाना खत्म हो जाता है, फैंग लाइव स्ट्रीम एंड करती है और फैंग ड्रंक थी। युवान का सहारा लेने की कोशिश करती है पर युवान आगे हो जाता है। फैंग गुस्सा करती है कि मेरे टच करने से तुम मर जाओगे क्या। युवान बोलता है कि मेरी सिस्टर के अलावा किसी को भी लड़की को भी मेरे क्लोज आने का हक नहीं है। फैंग बोलती है पूरे दिन रात बस तुम सिस्टर सिस्टर बोलते रहते हो, कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास। युवान बोलता है कि आप भी तो ब्लैक विन गैंग की लॉयर है, फिर सोशल इन्फ्लुएंसर बन के घूमती है। रैन बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। युवान बोलता है कि आज इस इडियट के साथ मैं सोऊंगा। शाओ रैन से बोलता है कि नहीं मैं आपके साथ सोऊंगा। रैन बोलती है कि ठीक है। युवान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, आज ये मेरे साथ सोएगा, नहीं तो बाहर सोने के लिए तैयार रहो। रैन बोलती है कि फिर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ सोने जा रहा है। युवान बोलता है कि बेशक इसकी IQ 3 साल की बच्चे की तरह हो, वैसे भी एडल्ट है, आप इसके साथ सेम बेड शेयर नहीं कर सकती हो। फिर वो कहता है तुम फिक्र मत करो। युवान बोलता है कि नहीं, आज मैं इसके साथ सोऊंगा और अपने साथ लेके चला जाता है। दूसरी साइड ब्लैक विंग गैंग के एक और मेंबर जाओ को देखते हैं। उसकी नज़र युवान की पोजीशन पर थी। उसे पता चलता है कि युवान रैन के साथ इस वक्त बाहर है, तो वो सोचता है कि अब उसे ख़त्म करने का सही टाइम आ चुका है। इधर युवान देखता है कि शाओ सो रहा है, उसे स्टेप करने जाता है, पर शाओ हर एक अटैक को सही तरह से टैकल कर लेता है और ऐसा दिखाता है कि वह नींद में है। युवान बोलता है कि तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है, अगर मैन हो तो मुझसे आमने सामने फाइट करो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। शाओ बोलता है कि अब मेरी डन है और उसे ब्लॉक कर लेता है। वैसे ही बाहर से रैन की आवाज़ आती है, तो युवान बोलता है कि आज तुम गए, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर के सामने सब कैसे एक्सप्लेन करते हो। शाओ बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को बता दूंगा कि उन्हें लेके तुम्हारे कैसे थॉट्स हैं। युवान बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारी बकवास सुनने वाली है। शाओ बोलता है कि ठीक है, अभी देख लेते हैं। युवान तो शाओ
पे गुस्सा आ रहा होता है। रैन अंदर आती है और कहती है युवान से कि तुम इसे परेशान कर रहे हो। फिर वो शाओ को लेके चली जाती है। और इधर हम देखते हैं अचानक से शाओ को फील होता है कि जैसे कि कोई और भी पर्सन यहाँ हो। रैन सोचती है कि शाओ वैसे रिएक्ट तब करता है जब कोई डेंजर हो। शाओ रैन को यहीं रुकने को बोलकर चला जाता है। रैन युवान से शाओ को ढूंढने को बोलती है। युवान सोचता है कि अब इस इडियट का दिमाग में क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं कोई आदमी आग लगाने की कोशिश करता है। उससे पहले ही शाओ उसे पकड़ लेता है और उसे बताने को बोलता है कि किसने उसे भेजा है। वो आदमी बोलता है कि वो ब्लैक मार्केट से आया है युवान खत्म करने के लिए। फिर शाओ कहता है कि बाकी लोगों का क्या, यहाँ पे जो स्टे कर रहे हैं। ये आदमी बोलता है कि उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। शाओ बोलता है फिर तुम मरना डिजर्व करते हो। वैसे ही युवान आता है, बोलता है कि कौन था। शाओ बोलता है कि अनऑफिशियल मार्केट के बॉस ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। युवान उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, बोलता है तुम्हें ऐसे स्टूपिड एक्ट करने में मेरी सिस्टर के साथ रहने का रीजन क्या है, आखिर तुम हो कौन। शाओ बोलता है क्यों, तुमने मुझे नहीं पहचाना। युवान बोलता है भला मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा। शाओ कहता है क्यों, मेरे प्लेन क्रैश में तुम शामिल हो ना। युवान बोलता है तुम किस प्लेन क्रैश की बात कर रहे हो। अच्छा तुम्हें लगा कि इस इंसिडेंट में मेरा हाथ है, इसलिए तुम मेरी सिस्टर के साथ स्टूपिड प्रिटेंड करके रह रहे हो ताकि सच का पता लगा सको। शाओ अचानक से उसका गन छीन के युवान की तरफ पॉइंट करता है। वैसे ही तो और आदमी युवान को मारने आते हैं तो युवान और शाओ मिलकर दोनों को संभाल लेते हैं। ये जल्दी गोली की आवाज़ सुनकर रैन बाहर आती है और शाओ गन छुपाने की कोशिश करता है। रैन युवान को बोलती है तुम ठीक हो ना। और युवान बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। रैन शाओ को बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला गन यूज़ करना। युवान खुश हो जाता है पर शाओ नाटक करने लगता है कि इसके साथ खेलने में मुझे मज़ा आ रहा है, इससे अपने पास रखो। अब तीनों आदमी रैन के हवाले थे। रैन बोलती है कि तुम्हें उस मार्केट के बॉस ने मेरे भाई को मारने के लिए भेजा है। तीनों सच बताने को तैयार नहीं थे तो रैन उनमें से एक को मारने को बोलती है। अब उनमें से एक आदमी पर अटैक करने लगता है। युवान बहुत ही स्मूथली उस आदमी को हैंडल करता है। अब यह सब युवान का आदमी उन्हें शूट करने जाता है तो उनमें से एक आदमी डर के बताने लगता है कि वो अनऑफिशियल मार्केट से नहीं है, हम तो मिस्टर जाओ के आदमी हैं। यह जान के युवान हैरान होता है। रैन बोलती है कि इनका क्या करें, इन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, इनके पास मरने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। युवान बोलता है कि तुम लोगों को मेरी सिस्टर टच करने की हिम्मत की। एक एक करके वो उन लोगों को मारने जाता है। शाओ रैन की आंखों को कवर कर लेता है। रैन बोलती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। शाओ बोलता है आप यह सब देख के डर सकती हैं। रैन बोलती है क्या बात है, शाओ दिन पर दिन समझदार होता जा रहा है, तुम अभी भी समझदार हो तो याददाश्त आने के बाद तुम और अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखोगे। यह सुनकर युवान को बहुत ही जलन होती है। शाओ रैन से बोलता है कि आप हैप्पी हैं तो मैं भी हैप्पी हूँ। रैन के जाने के बाद युवान बहुत जेलस था। वह उस आदमी को ऐसे मारता है जैसे कि वह शाओ पे अपना गुस्सा उतार रहा हो। अब शाओ घर पे लेके आता है रैन को। आज वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो। वो उसका हाथ बांधकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम 3 साल के बच्चे हो पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। कहीं तुम्हारी याददाश्त आने के बाद तुम मुझ पे इस चीज़ का ब्लेम तो नहीं डालोगे। चलो छोड़ो, मैं पाप नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं शावर लेने जा रही हूँ। वैसे ही शाओ अपना हाथ खोलकर अचानक से रैन के पास आता है। रैन बोलती है क्या हुआ, अब तुम नाटक नहीं करोगी। शाओ बोलता है आप मुझे टीज कर रही हैं। रैन बोलती है कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ। वो उसके करीब आ जाता है। रैन कहता जल्दीबाजी क्या है, अभी तो पूरी रात बची है। शाओ बोलता है आपको मुझ पर पहले से शक था। रैन कहती है कि बिल्कुल, जिस वक्त मैंने तुम्हें गोली चलाते हुए देखा था। शाओ कहता है क्या बात है, ब्लैक विंग गैंग की यंग लेडी तो काफ़ी स्मार्ट है। रैन बोलती है अब सच बताना चाहोगे। शाओ उसे अपने करीब लाकर बोलता है आपने कहा था कि मैं आपका हूँ, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, क्या आप ये सब कुछ भूल चुकी हैं। उसको अचानक से किस करने लगता है। रैन उसे थप्पड़ मारती है। शाओ बोलता है कि लगता है कि आप में कुछ ज़्यादा ही फायर है, मुझे आपको शांत करना होगा। रैन कहती है तुम बहुत बेशरम हो, चुपचाप बताओ आखिर तुम हो कौन। शाओ बताता है कि वो शेख ग्रुप का प्रेसिडेंट शेयान है। रैन कहती है कि मुझे अप्रोच करने का तुम्हारा क्या इंटेंशन था। शाओ बोलता है कि मुझे आपने बाय किया था, आपको पता होना चाहिए कि आपने मुझसे क्या चाहती हैं। रैन उसे मारना चाहती है तो शाओ उसे रोक के अचानक से हक कर लेता है। बोलता है कि मेरी याददाश्त आना बस एक कोइंसिडेंस था, मैंने सोचा था कि राइट टाइम आने पे मैं आपको बता दूंगा। सही, मैं आपको लेके मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट
ट्रस्ट करें जैसे मैंने आप पे किया था। रैन कहती है कि ये बताओ कि युवान के साथ तुमने क्या डील किया है जो वो तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है युवान इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आता है। क्या तुमने उसे कोई वीकनेस पता की है जिसे वो छुपाने के लिए तुम्हारा साथ दे रहा है? शाओ बोलता है कि तुम उससे खुद पूछ सकती हो वो क्या छुपा रहा है। रैन उसे अपने पास बुलाती है तो शाओ को लगता है कि उसने उसको माफ़ कर दिया है। रैन उसको लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। युवान बाहर ही खड़ा था, उसका मजाक बनाने लगता है। फाइनली मेरी सिस्टर को तुम्हारा सच पता चल गया है। बेचारे को रूम से बाहर निकाल दिया। शाओ जाने लगता है। युवान कहता है कि मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पे कोई रूम खाली नहीं है। अगर तुम मुझे ब्रदर कह के बुलाओ तो शायद मैं तुम्हें अपने रूम में सुला सकता हूँ। शाओ बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी वीकनेस के बारे में पूछ रही थी, चलो मैं बता कर आता हूँ। युवान डर जाता है कहीं रैन को उसकी फीलिंग्स के बारे में बता ना दे, इसलिए बोलता है कि ब्रदर आप अंदर आ सकते हैं। शाओ उसे घूरने लगता है तो युवान बोलता है मास्टर प्लीज अंदर आ जाए। शाओ स्मोक करने जाता है तो युवान गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे सामने स्मोक कर रहे हो। शाओ बोलता है कि सुबह सुबह तमाशा करना बंद करो, तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो ना, तो चुपचाप सही से बिहेव करो। अब अचानक से फैंग दोनों को ऐसी पोजीशन में देख के हैरान होती। वो दोनों बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है। फैंग चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है। बाद में शाओ और युवान असिस्टेंट दोनों को रिसीव करने आते हैं। दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड देते हैं। ऊपर से शाओ युवान को अलग ही ड्रामा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद रैन फैंग के साथ बाहर आती है तो युवान के आदमी उसे ग्रीट करते हैं। शाओ अपने आदमियों को उसे ग्रीट करने के लिए बोलता है। रैन चुपचाप जाने लगती है। शाओ यानी शियान रोकता है। रैन कहती है कि क्या हुआ? शो फैमिली के यंग मास्टर होमलेस है, अब मेरे साथ रहना है उनको। हान कहता है कि प्लीज मुझे पहले की तरह शाओ बुलाओ। युवान बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर को परेशान कर रहे हो, भला मैं इसका साथ क्यों दूंगा? मैं तो आपको पहले से ही बोलता आ रहा था कि स्टूपिड बनने का नाटक कर रहा है। चलो अभी मुझे जाने दो, मुझे जाओ से डील करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। रैन कहती है कि अपना ध्यान रखना। शाओ रैन को रोकने की कोशिश करता है पर रैन फैंग के साथ वहां से चली जाती है। इधर युवान को उस आदमी जाओ के पास आता है। वह अपने आदमी को मारकर नाटक कर रहा था कि यह मेरा सबऑर्डिनेट था, पर पता नहीं आप पे अटैक करने क्यों गया था। युवान तो सारा चाल समझ रहा था इसलिए बोलता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब तुम नहीं बचने वाले हो। जाओ बोलता है कि चलो तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है और अपने आदमियों को उन पे अटैक करने को बोलता है। युवान कहता है कि ये तो हमारी गैंग के आदमी नहीं है, मतलब तुम एक आउटसाइडर के साथ मिले हुए हो। जाओ उसे गोली मार देता है। युवान का आदमी उस पे गुस्सा करने लगता है। जाओ उसे मारने जाता है, तब तक शियान वहां पे पहुंच जाता है, युवान को बचा लेता है। जल्दी से रैन आती है, बोलती है कि तुम ठीक हो ना? युवान बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। रैन कहती तुम इंजर्ड हो इसलिए चुप रहो। शियान बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी चिंता हो रही है। युवान बोलता है कि तुम्हें अच्छा पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। शियान कहता है कि तुम रैन के ब्रदर हो इसलिए मैं अब तुम्हें अपना ब्रदर कंसिडर कर रहा हूँ। युवान गुस्सा करने लगता है कि तुम बकवास बंद करो। रैन उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि जाओ भाग चुका है। अब युवान नहीं चाहता था कि वह शियान के साथ जाए इसलिए दर्द का नाटक करने लगता है। अब युवान हॉस्पिटल में एडमिट था और रैन प्रॉपर उसका ध्यान रख रही थी। युवान भी शियान को टीज करने में लगा हुआ था तो हान का मुंह देखने लायक था। अब फैंग को युवान के बारे में पता चलता है तो भागकर उसे देखने आती है। उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमेशा अपनी फाइटिंग स्किल शो करते हो, अब देखा तुम इंजर्ड हो गए हो। रैन तो ये सब देख के हैरान थी, वो चुपके चुपके में मुस्कुरा रही थी। फैंग युवान से बोलती है कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो, मैं बार बार तुम्हें समझाने नहीं आऊँगी। युवान बोलता है कोई नहीं, मेरी सिस्टर मेरे पास है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रैन उसे चुप बैठने के लिए बोलती है। फैंग युवान से बोलती है कि तुमने सही कहा, आखिरकार मैं हूँ ही कौन? युवान बोलता है कि बस मजाक कर रहा था, वैसे तुम्हें मेरी चिंता मत करो, तुम मर सकती हो, मैं नहीं। रैन फिर शियान को इशारा करती है तो शियान फैंग से कहता है कि रैन थक चुकी है इसलिए मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ, तुम प्लीज युवान के पास रुक जाओ। रैन जाने लगती है। युवान बोलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आप मुझसे मिलने जल्दी आना, जिससे फैंग को जलन होती है। इधर शियान रैन से बोलता है कि तुम्हारा भाई स्टूपिड है क्या, उसको दिख नहीं रहा फैंग उसको पसंद करती है। रैन बोलती है कि मेरे भाई के बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। रैन को चोट लगने वाली होती है पर शियान उसे संभाल लेता है। रैन कहती है कि मैं फूल की तरह नाजुक नहीं हूँ इसलिए तुम्हें मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना अच्छा लगता है मुझे। रैन उसे यहाँ पर सब बोलने से मना कर
करती है। श्यान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम म्यूट और स्टूपिड बनने के लिए तैयार हूँ। जब तुम मुझे अपने साथ लेके आई थी और तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा हूँ, तब से मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। दोनों आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। वैसे वहाँ पर रैन के फादर जियांग आते हैं तो रैन अपने डैड को देख के बहुत खुश होती है। दोनों फादर और डॉटर के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। श्यान उन्हें ग्रेट करता है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट श्यान हो। रैन कहती है आपको कैसे पता चला? मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैं तुमसे बाद में डील करता हूँ, पहले मैं श ग्रुप के सन मिस्टर श्यान से बात कर लूँ, पता तो चले ये तुम्हारा कैसे ध्यान रख रहे थे। रैन के फादर बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर के लिए सुटेबल नहीं हो, तुम हमारे सन ले लो बनने के लायक नहीं हो, आखिर तुम शाओ फैमिली के वारिस हो। हान कहता है कि मैं रैन के लिए बिलियंस की प्रॉपर्टी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। हान कहता है कि मैं रैन को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि रैन दिल की कितनी अच्छी है, मैं उसकी खूबियाँ बयां नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू उसे इतने अच्छे से रेज करने के लिए। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मेरी डॉटर की खूबियाँ पता है मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हान कहता है कि मैं लाइफ टाइम रैन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना चाहता हूँ जैसे आप करते हैं। मैं आपकी लिविंग सन इन लॉ बन के रहने को तैयार हूँ। मिस्टर जियांग उससे बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे, बोलते हैं कि तुम मेरे सन इन लॉ बनने के लिए क्वालिफाइड हो। इधर रैन बहुत ही परेशान थी। फैंग कहती है कि तुम परेशान मत हो, अंकल श्यान के साथ कुछ नहीं करेंगे। युवान बोलता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर डैड को पता चल गया कि श्यान ने आपको इंटेंशनली अप्रोच किया है तो वह उसको छोड़ेंगे नहीं। रैन कहती है कि हान ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुम उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। युवान धीरे से बोलता है कि आपको के लिए मेरे साथ कम्पीट करने के लिए किसने बोला था उसको? वह डिजर्व करता है, उसे जलन होती है। सच बताओ, हाँ तुम इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? युवान दर्द का बहाना बना के छुप जाता है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। मिस्टर जियांग आते हैं, युवान के बारे में पूछते हैं तो फैंग बताती है कि अभी वो सो रहा है, आप बोलो तो मैं उसको उठा देती हूँ। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि नहीं, उसको आराम करने दो। वैसे थैंक यू युवान का इतना ध्यान रखने के लिए। रैन तो परेशान थी कि श्यान के बारे में पूछती है तो मिस्टर जियांग उससे बाहर चल के बात करने के लिए बोलते हैं। रैन बाहर आती है और बोलती है कि आपने श्यान को क्या किया? वो जानबूझ के बोलते हैं कि अमनेशिया का झूठा नाटक करके उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे इतने साइन से छोड़ूंगा? रैन कहती है कि उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला, वैसे ही मैं उस वक्त मेंटली अनस्टेबल था। मिस्टर जियांग बोलते हैं तुम उसे पसंद करती हो जो तुम उसकी इतनी साइड ले रही हो। वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जियांग अपनी वाइफ की फ़ोटो निकाल कर शेयर करते हैं कि हमारी डॉटर रैन को प्यार हो गया है। हम देख पाते हैं कि रैन बिल्कुल अपनी मॉम की कार्बन कॉपी थी। बाद में रैन फैंग को कॉल करके हान के एड्रेस के बारे में पता लगाने को बोलती है तो फैंग हान का एड्रेस सेंड कर देती है। अब रैन हान से मिलने आती है। मेड बताती है कि इस वक्त वो बेडरूम में है। रैन उसके बेडरूम में आती है तो हान शावर लेके बाहर आया था। रैन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? उसे ऐसा देखकर रैन को अजीब लगता है, इसलिए टर्न होकर बोलती है कि डैड ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? शान कहता है कि क्या हुआ, मेरी फिक्र हो रही है। रैन कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई इनोसेंट इंसान मेरी वजह से हर्ट हो जाए। रैन उसे कपड़े पहनने के लिए बोलती है। हान कहता है कि ऐसा तो नहीं, तुमने मुझे पहले ऐसे नहीं देखा है, तो वो शर्मा क्यों रही हो? रैन कहती है कि तुम सीरियस नहीं होते हो। शान कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुम भूल चुकी हो क्या कि तुमने मुझे गुड लुकिंग कहा था और तुम मेरे साथ बच्चा करना चाहती थी? तो रैन कहती है कि वो तो बस मैं नशे में थी, बकवास कर रही थी। शान कहता है कि मेरी फर्स्ट मेमोरी थी वो, जब मैं ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था। तुम्हें याद है तुम मुझे कैसे बोलना पढ़ना सिखा रही थी? रैन कहती है कि वैसे तुम्हारी याददाश्त कब आई? हान बोलता है कि जब पहली बार आप मुझे अपने घर लेके आई थी तो एक्सीडेंटली मेरे सर पे चोट लग गई, उसकी वजह से मुझे सब कुछ याद आ चुका था। रैन कहती है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शैन कहता है मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रैन कहती है ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हान उसके करीब लाकर बोलता है कि तुम कैसे चाहती हो, मैं तुम्हें कैसे परफॉर्म करूँ? वो कहती है कि मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे डैड को बोला था मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। रैन बोलती है हाँ, डैड ने तुमसे क्या बोला था? शान कहता है कि हमारी बात अच्छे से हुई। रैन सोचती है कि डैड मेरे सामने झूठ बोलने का नाटक कर रहे थे। रैन जाने लगती है। हान शान उसे आज रात यहीं रुकने को बोलता है। रैन को बहुत ही अजीब लगता है, बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, कल मुझे अपने स्कूल जाना है। अब एक टीचर फॉरेन से पढ़ के आई थी तो रैन का क्लास उस टीचर को दे दिया था। वह टीचर रैन के सामने आकर शो ऑफ करने लगती है पर रैन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। अब उसकी वजह से रैन का मूड बिल्कुल खराब हो गया था पर फैंग उसे ज़्यादा सोचने से मना करती है।
अब दो आदमी वहीं पर बैठकर उस पर नजर रख रहे थे। दोनों फ्रेंड वही ड्रिंक कर लेती हैं। वापस आ रही थी अनऑफिशियल मार्केट के आदमी वहां पहुंचकर उन्हें मारने की धमकी देते हैं। परिवान और शियान के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के अनहैप्पी थे। युवान बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रैन मेरी सिस्टर है, इसलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। शियान बोलता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ बेड शेयर कर चुका हूँ। दोनों आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं। वैसे ही वे आदमी उन पे अटैक करने आते हैं, पर दोनों उन्हें संभाल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम प्लेन क्रैश के बाद बच गए हो। हान कहता है क्योंकि तुमसे हिसाब बराबर करना था। जल्दी वहां पे युवान और रैन भी आते हैं और जाओ अपने आदमियों से उन पर अटैक करने को बोलता है। सारे आदमी एक्चुअली युवान के होते हैं। जाओ के हिसाब से अब रैन नहीं बचने वाली है। रैन पे गोली चलाने जाता है, तभी शान उसे शूट करके मार देता है। युवान ने रैन को ब्लॉक कर लिया था, इसलिए गोली उसे लग जाती है। रैन उसकी हालत देख के रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें मत बंद करना। हान बोलता है कि अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। युवान कहता है कि मतलब इस वक्त भी तुम मुझसे फाइट कर रहे हो? हान शियान रैन से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं युवान के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। फैंग बहुत ही उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हम देखते हैं कि युवान उसके सामने है और युवान उसका आंसू साफ करता है। मतलब युवान सही में अभी सही सलामत था। फैंग कहती है कि तुम तो किसी को लड़की को टच भी नहीं करने देते हो, तुम मुझे क्यों कर रहे हो? युवान बोलता है कि मैं उस दिन मजाक कर रहा था। एक्चुअली इधर हम रैन और शियान को साथ में देखते हैं। शियान नाराज था, रैन उसे किस करती है और कहती है कि अब तुम हैप्पी हो? शैन कहता है कि जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तब तक मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, मैं लाइफ टाइम बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रैन हान से कहती है कि बताओ युवान तुम्हारा साथ क्यों दे रहा था? हान बोलता है तुम युवान से क्यों नहीं पूछती हो? रैन युवान से पूछती है तो युवान समझ गया था कि रैन और शियान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहें। बाद में चारों हैप्पीली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।